हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो कैसे हैं आप लोग सभी। दिस इज अनिल और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को पता है कि पीपल और एनवायरनमेंट यानी आपका एनवायरनमेंट की ये ईवीएस की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हम एनर्जी टॉपिक देखेंगे और एनर्जी में भी दो इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स देखेंगे, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पेन कॉपी, मेरा हर लेक्चर के अंदर मैं यही बात बोलता हूं स्टार्टिंग में कि पेन कॉपी आपकी जरूर खुली हो। पेन कॉपी, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। पेन रुक गया, आपकी प्रेपरेशन रुक गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़नी है हमने। देखिए, पहले हम सोलर एनर्जी को जान लेते हैं कि क्या होती है सोलर एनर्जी। ठीक है, बेसिकली रेडिएशन दैट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, मतलब सन की हीट, सन का सोलर रेडिएशंस जब अर्थ पे आता है तो अर्थ पे जो हीट हमें मिलेगी उस हीट को हम एनर्जी फॉर्म में अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, एक्सचेंज कर लें। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं ऐसे, तो दैट यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल एनर्जी बाय यूजिंग वेरियस अवेलेबल टेक्नोलॉजीज लाइक फोटोवोल्टेक पैनल्स एंड सोलर हीटर। इनकी वजह से हम क्या करते हैं, इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी में बदल लेते हैं। क्लियर है? देखिए, आपने कुछ इस तरह की सोलर प्लेट्स देखी होंगी। ये आपकी सोलर प्लेट्स हैं, इस पे सनलाइट जब सनलाइट गिरेगी तो यहाँ पे जो हीट है वो इकट्ठी हो जाएगी और बहुत सारा ये फोटोवोल्टेक सोलर पैनल्स हैं जहाँ पे बिजली बनेगी। ये कुछ इस तरह के भी हैं, छोटे शेप में भी सुप्रीम सोलर पैनल्स। अब बात करते हैं कि इंडिया कहां पे स्टैंड कर रहा है। आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। तो बेसिकली इंडिया लाइंग इन ट्रॉपिकल बेल्ट, जहां पे 300 दिनों में लगभग 2300 से लेके 3000 आवर्स ऑफ सनशाइन इक्विवेलेंट टू 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर में इतनी ट्रिलियन किलोवाट आवर हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें से हम कितनी बना पाते हैं वो देखिए। हमें अभी तक, अगर मैं 2019 की बात करूं, फैब 2019 के डाटा की बात करूं, तो 75,055 मेगावोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस किया है केवल और केवल सोलर पैनल से, यानी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया है। इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम्स इन फुलफिलिंग इट्स एनर्जी डिमांड, पूरी तरह से फेस कर रहा है। सोलर एनर्जी कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोवाइडिंग एनर्जी। इंडियाज इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो मैं पहले आगे भी बात करूंगा, INDC, इसका मतलब होता है कि खुद अपने आप, इंटेंडेड मतलब बहुत सारी समिट ऐसे आपकी बोन कन्वेंशन के अंदर, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस, यानी जहां पे बिजली बनाते हुए ज्यादा पोल्यूशंस हो रहा है, वो उन तरीकों को हम कम करेंगे और सोलर एनर्जी से नेचुरल तरीके से, जैसे सोलर हुआ, विंड एनर्जी हुआ, हाइड्रो एनर्जी, इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर? तो ये थी कि उन्होंने बोला कि 100 गीगावाट बिजली बनाएंगे 2022 तक। क्लियर है? अभी तक 75,055 करीब मेगावाट बिजली बन चुकी है, प्रोड्यूस की जा रही है। 2019 में तक की डाटा है ये। सोलर एनर्जी की इसलिए जरूरत है कि एक तो एनर्जी सिक्योरिटी मिलता है कि इंडिया एनर्जी डिमांड इज लार्जली फुलफिल्ड बाय दिस टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। स्कार्सिटी है फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल रिसोर्सेज कम है, ईंधन फ्यूल कम है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी ही हमें फुलफिल कर सकती है। एनवायरमेंट कंसर्न के हिसाब से भी सोलर एनर्जी बहुत ही कम पोल्यूटेड है, बहुत ही कम यहाँ पे धुआं वगैरह और जो पोल्यूशंस है वो नहीं हो पाता। इट ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशंस ऑल्सो, बहुत सारी एनर्जी के कारण। बट ज्यादा यूज करेंगे सोलर एनर्जी को थर्मल के अंदर तो हीट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये थे कुछ कारण हैं, ये कुछ, जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम बिजली बनाएंगे अच्छे से, अगर हम बिजली अच्छे से बनाते हैं
अगर हम बिजली अच्छे से बनाते हैं तो स्टूडेंट हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगा। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो पावर कट्स, आपके विलेज एरिया में देख लीजिए कि पावर कट लगते रहते हैं, शहरों में भी बिजली गायब हो जाती है कई बार, तो ये कंडीशन ना आए तो इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी कहां से आ सकती है? ड्यू टू दी सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स। क्लियर है? तो एक बार नोट करें इन पॉइंट्स को। एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से नोट करते हुए चलें स्टूडेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे INDC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, इंटेंडेंट वाला जो मैंने आपको बताया था पहले। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो दो तरीके हैं, एक सोलर थर्मल है, एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल पैनल्स के द्वारा, जैसे SPV सेल्स बोलते हैं इन्हें, फोटोवोल्टिक सेल, एंड कन्वर्ट सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में सीधा कन्वर्ट करता है। इट इज बेस्ड ऑन, अगर मैं साइंस की बात करूं, बेस्ड ऑन अल्बर्ट आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी, यानी आपकी फोटोवोल्टिक थ्योरी जो है आइंस्टीन की थ्योरी पे ये फोटोवोल्टिक सेल बने हुए हैं। थ्योरी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल की थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो यहाँ पे सिलिकॉन यानी एक सोलर सेल लिया जाता है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होती है इसमें, सिलिकॉन और अदर मटेरियल से बनी होती है, जो कि सनलाइट को सीधा एज ए थर्मल एनर्जी बना के उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही आपका सोलर थर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि पावर प्लांट लगे होते हैं जिसमें कंसेंट्रिक सोलर पावर सिस्टम होता है, यूज कंसेंट्रेटेड मतलब आपकी सोलर रेडिएशंस को हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी जाती है यूजिंग थर्मल रूट। थर्मल रूट के तहत बहुत सारे सोलर प्लांट लगे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल इक्विपमेंट लगा होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको दो तरीके से ये पढ़ना है कि सोलर रेडिएशंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दो तरीके हैं, एक फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से और एक सोलर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, ठीक है। जल्दी से नोट करें एक बार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज की बात करें, सोलर एनर्जी एक तो अवेलेबल थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। अगर मैं बात करूं एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी के, तो पूरे दिन सूरज निकलता है, आप सभी को पता है। तो ये पीक लोड डिमांड टाइम पे आप एनर्जी अच्छे से हीट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू सोलर एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट हैव लॉन्गर लाइफ, काफी लंबा और लेसर मेंटेनेंस एंड हैंस प्रोवाइड हायर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी लाइफ स्पैन टाइम होता है सोलर पैनल्स का, तो इसलिए ये हायर एफिशिएंट है मेथड। लो रनिंग कॉस्ट, कम रुपए लगते हैं। ग्रेट टाई अप कैपिटल रिटर्न्स, नेट मीटरिंग से अगर बात करें तो अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अनलाइक कन्वेंशनल थर्मल पावर जनरेशन फ्रॉम कोल, जैसे हमारे कोल हमारे पास कम है, यूरेनियम कम है, जिसकी वजह से इन जो मटेरियल के लेस होने के कारण, कम होने के कारण हमें सोलर एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और ये अच्छा भी है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अबंडेंस ऑफ फ्री सोलर एनर्जी इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री। नो ओवरहेड वायर्स और ट्रांसमिशंस, किसी भी तरह की तारों की जरूरत नहीं पड़ती, वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक तरह का मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा सेटअप कर लिया जाता है। इसका मतलब बेहतरीन तरीका है यूज करने का। इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज नोट करें एक बार, इन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट को समझने की ट्राई कीजिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। चैलेंजिंग क्या है एडॉप्शन के? इंडिया सोलर स्टोरी इज लार्जली बिल्ट और इंपोर्टेड प्रोडक्ट, हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो इंडिया डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट फेसिंग
legal challenges at WTO. India is facing challenges to balance prioritizing डोमेस्टिक गोल्स एंड WTO कमिटमेंट. हम थोड़े से कम रह जाते हैं WTO की रिक्वायरमेंट को करने में, उनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करने में. डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट इज लीडिंग टू द प्रॉफिट इरोजन. लोकल मैन्युफैक्चरर से यानी एक तरह से हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से. इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आरंट टेक्निकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अकॉर्डिंग टू चाइनीज USA कंपनीज. China's strong manufacturing base is giving stiff challenge to domestic manufacturer. इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं. स्ट्रॉन्ग क्या है, ओवरकम ही कर रहे हैं पूरी तरह से. लैंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया फॉर सोलर प्लांट इज लेस ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लैंड एरिया कम मिल पाता है सोलर पैनल्स को सेटअप करने में. ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं. नोट करो. एक एक पॉइंट एग्जाम को ये मान के चले कि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. चलिए आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव. गवर्नमेंट किस तरह के इनिशिएटिव ले रहा है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल एजेंसी. नेशनल सोलर मिशन चलाया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को मिला के टू इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ. इसके बाद इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बनाया गया. ठीक है, जिसकी वजह से ये मिनिस्ट्री के अंदर आ गया. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर सोलर एनर्जी को एक खास तवज्जो दी गई है. तो जिसमें दो डिपार्टमेंट, नेशनल सोलर मिशन चलाया और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा बोला जाता है, इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग टर्म्स लोन्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट. मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए गवर्नमेंट फंड लोन्स कम इंटरेस्ट पे प्रमोट कर रही है, दे रही है, लोगों को प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से लोग खरीद भी रहे हैं और चीजें सेटअप जो है अपने खेतों में या अपने लैंड एरियाज पे बनाने के लिए बोल रहे हैं. तो इरेडा और नेशनल सोलर मिशंस ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के द्वारा. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, अल्ट्रा मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये सब भी चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा. सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं. गुड़गांव में भी एक सोलर पार्क हरियाणा में बना हुआ है. सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया, सृष्टि स्कीम चलाई गई. बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा आएगा कि सृष्टि स्कीम किस एनर्जी को लेकर है, तो वो सोलर एनर्जी को लेकर है. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सूर्य मित्र प्रोग्राम, ये भी वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी के इनिशिएटिव में ही काउंट किया जाएगा. रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर लार्ज एनर्जी कंज्यूमर कस्टमर्स, ये भी चलाया गया कि और ज्यादा बेनिफिट पहुंचे जो ज्यादा सोलर पैनल्स के एरिया को प्रोवाइड करा रहा है. नेशनल ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके अंदर भी सोलर एनर्जी का एक विशेष एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्लियर है? जल्दी से नोट बनाएं. सृष्टि और सूर्य मित्र, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी. सोलर पार्क्स ये सब भी किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी से. तो सृष्टि स्कीम और सूर्य मित्र क्योंकि सूर्य से आ रही है सोलर रेडिएशंस, इसके बेस पे हम ऐसे नाम रख देते हैं. ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सृष्टि और सूर्य मित्र. जल्दी से नोट बनाएं. आगे बढ़ते हैं. पोटेंशियल की बात करें तो सेक्टर हैज इमेंस पोटेंशियल टू क्रिएट न्यू जॉब्स. 1 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेके 1 गीगावाट बिजली बनाने में सोलर एनर्जी से, तो करीब हमें कितनी 4000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दे सकता है. इन एडिशन टू सोलर एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्रिएट्स एडिशनल रिकरिंग जॉब्स. इस तरह की जॉब्स भी आती हैं, बहुत सारी HR
मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज, बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इकट्ठी हो जाती हैं। एडवांसमेंट ऑफ आर अंडरवे फॉर स्टोरेज विच हैज द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज हिज सेक्टर ग्लोबली। तो यहाँ पे डिपेंडेंस, फोसिल्स पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव चलाए गए हैं। 8% ऑफ ग्लोबल सोलर कैपेसिटी 2035 तक, पूरी कैपेसिटी का लगभग 8% हम अकेले इंडिया के सोलर कैपेसिटी से जनरेट कर सकते हैं। इतना लगभग 363 गीगावाट बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जल्दी से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और मेंशन कीजिए अपने ऑर्डर में, अपने नोट्स में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट नोट करते हुए चलें। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड पावर और विंड एनर्जी इज द यूज ऑफ विंड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल पावर विच टर्न्स थ्रू द विंड टर्बाइंस इनटू इलेक्ट्रिक पावर। देखिए यहां पे कुछ इस तरह के आपने देखे होंगे विंड जो है विंड मिल्स लगी होती हैं गुजरात के कोस्टल एरियाज पे, है ना। कोस्टल एरियाज पे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज विंड ओशंस के ऊपर फ्लो करती है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशंस के आसपास लगते हुए इलाकों में इस तरह की पवन चक्कियां, विंड मिल्स लगाई जाती हैं, जो जैसे ही तेज हवा चलेगी ये विंड सर्कुलेट करेंगी। मैं मैकेनिज्म आपको समझाने वाला हूं। तो विंड की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी आपकी विंड एनर्जी कहलाती है। तो लाइक मिलिंग एंड पंपिंग, विंड पावर इज सस्टेनेबल एंड रीन्यूएबल सोर्स, क्योंकि नेचर ने हमें नेचुरल तरीके से मिलती है। हैज ए मच स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट कंपेयर्ड टू बर्निंग अ फॉसिल फ्यूल। अगर एक फॉसिल फ्यूल्स को जला के कंबस्ट करके जो बिजली बनाई जाती है आपके थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, उससे तो कहीं बेहतर एनवायरमेंटली कंसर्न्ड तकनीक्स हैं जिसमें विंड मिल्स वगैरह से हम बिजली बनाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंड एनर्जी एज ए रीन्यूएबल। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पंखे लगे हुए हैं, पवन चक्कियां हैं, विंड मिल्स है, कोस्टल एरियाज में है, तेज हवा के कारण ये घूमेंगी। तो पूरा मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स मूव करेंगी, जनरेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ केबल लगे होते हैं इसके अंदर से, और कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कब किस टाइम में कैसे इनको मूव करवाना है। तो ये सारी बातें कंप्यूटराइज हैं और बेसिकली हायर एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और लो कॉस्ट लगती है। जितना भी है बस यही सेटअप है, कोई बाहर ऐसे करंट और सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत कम ही मानी जाती है, मेंटेनेंस लेवल भी बहुत कम है। तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखने की बात है ऑफशोर विंड पावर क्या है। ऑफशोर विंड पावर रेफर्स टू द ऑफशोर विंड पावर क्या होती है समझते हैं। इसका मतलब होता है रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड फार्म्स इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ऑफशोर का मतलब है कि पानी के अंदर ही कुछ इस तरह का सेटअप करना है जिससे विंड जो मिल्स हैं वो अंदर ही इंस्टॉल कर दी जाएं। दीज इंस्टॉलेशंस कैन यूटिलाइज द मोर फ्रीक्वेंट एंड पावरफुल विंड्स, क्योंकि ओशंस के ऊपर ज्यादा मूव करती हैं। क्लियर है। वैसे अब मैंने जो डायग्राम में दिखाया वो आपको दिखाया था कि जमीन के ऊपर था, वो कोस्टल एरियाज में, जैसे गुजरात के कोस्टल एरियाज में विंड मिल से बहुत अच्छी बिजली बनाई जाती है। तो बेसिकली ओशंस के ऊपर अगर मैं बात करूं, ओशंस के ऊपर विंड की स्पीड काफी फास्ट, विंड स्पीड इज मैक्सिमम एट ओशन। ओशन फ्लोर पे जो विंड मूव कर रही है कम फ्रिक्शन की वजह से, जमीन पे फ्रिक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है विंड की, हवा की, और हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ओशंस पे। इसीलिए साइक्लोन देखने को मिलते हैं वहां पे,
ठीक है, टाइडल एनर्जी देखने को मिलती है। तो नोट करें इन पॉइंट्स को। जो जो मैं पॉइंट्स आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं ये सारे एग्जाम रिलेवेंट हैं। मैं कुछ ज्यादा बड़ी डिटेल में आपको ज्यादा पजल नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। वैसे बहुत चीजें हैं पढ़ने की, बट मैं एग्जाम रेलेवेंट आपको चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफशोर विंड आपको समझ में आई। विंड एनर्जी इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ए कंट्री हैविंग अराउंड 7700 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। मैंने क्या बोला आपको कि पानी के नजदीक, यानी कोस्ट लाइन हमारी 7500 लगभग 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, यानी पानी का कुछ एरिया अब सभी को पता है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आपका 240 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स तक आप समंदर आपका हो जाता है, तो वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इन विंड मिल्स को भी। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं इसे, EEZ बोलते हैं, समझिए इस बात को। अब यहां पे बात करूं विंड एनर्जी बेस्ड ऑन, अगर मैं बात करूं कि स्टेबल स्टेडी, जहां पे ज्यादा मात्रा में विंड हमेशा सदाबहार मूव करती रहती हैं, जैसे आपका गुजरात का कोस्टल, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में बहुत अच्छी मात्रा में बिजली बनाई जाती है विंड एनर्जी के तौर पे। क्लियर? तो इन ऑफ शोर विंड एनर्जी सेक्टर गवर्नमेंट इंडिया हैज ऑलरेडी अलोकेट 10,000 करोड़ रुपए का इंस्टॉलेशन कॉस्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है, ताकि फ्रॉम क्लीन एनर्जी फंड, क्लीन एनर्जी का मतलब है लेस पोल्यूशन, जहां पे पोल्यूशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो पैसा लगाया है ये इंस्टॉल करने के लिए ऑफ शोर, मतलब पानी के अंदर ही सेटअप करना है, इसी 200 नॉटिकल माइल्स तक, क्योंकि ये माइल्स में कोई भी शिप जाती है तो उस पे ट्रेड एंड टैरिफ लगा सकता है इंडिया, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होती है, ये आर्क लगी होती है, 200 नॉटिकल माइल्स की आर्क लगेगी, ऐसे 200 नॉटिकल माइल्स की आर्क लगेगी, ये 200 नॉटिकल माइल हो गया। तो ये आसपास का, अगर ये जमीन का टुकड़ा इंडिया का है, यहां से आग लगाई तो ये आसपास का सारा समंदर, ओशन या सी, ये किसका हो जाएगा? ये इंडिया का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने एपरेटस लगा सकते हैं, आप अपने विंड मिल्स का जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ फंड जारी किया है, इशू किया है, लिखे नोट करें। क्लियर? नोट करो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज रिलेटेड टू विंड एनर्जी, ये एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्कीम्स और पॉलिसीज। पॉलिसीज रिलेटेड टू विंड एनर्जी इन इंडिया, इनिशियली द गवर्नमेंट हैड द नेशनल विंड पावर पॉलिसी, बट सब्सिक्वेंटली बोथ द ऑनशोर और ऑफशोर पॉलिसीज डेवलप की गई। ऑनशोर मतलब जमीन पे और ऑफशोर मतलब ओशंस पे ही इंस्टॉलेशन करना। इसके लिए 2015 में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी फ्रेम आउट करेगी 2015 में। ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द ऑफशोर विंड एनर्जी इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, इंडियन कोस्टलाइन के पास जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उनके ऊपर ऑफशोर विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए इंडिया ने नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जारी की 2015 में, ठीक है। एक सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी भी जारी की 2018 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लार्ज ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर फोटोवोल्टिक, यानी विंड और सोलर को दोनों को जोड़ के, यानी एक ही जगह पे एनर्जी कन्वर्ट करना। इसे लैंड को यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कम लैंड में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। विंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम विल हेल्प आल्सो रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन द रिन्यूएबल पावर जनरेशन, की अलग जगह पे ना हो, जहां पे विंड भी है सोलर भी है, एक साथ सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर प्लेट्स पैनल्स का और विंड मिल्स का, तो साथ में दोनों जगह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके लिए थोड़ी सी
सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहिए हैं, थोड़ी मैनेजमेंट चाहिएगी, अच्छे वाली मैनेजमेंट चाहिएगी, लेकिन चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये इंडिया ने बहुत सारा प्रमोशन किया है यहाँ पे। तो ये थी सोलर विंड हाइब्रिड, सोलर और विंड का हाइब्रिड कर दिया एक साथ। क्लियर है? नोट बनाओ, नोट बनाओ जल्दी जल्दी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चैलेंजिंग क्या है ऑफशोर विंड एनर्जी के? इंटेल्स लॉट ऑफ डाटा कलेक्शन बिफोर वन एक्चुअली वेंचर्स इट। बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना होगा, क्योंकि इट टुक 8 years टाइम टू कलेक्ट द मिटोशंस डाटा एंड जियोलॉजिकल डाटा। इसका मतलब जमीन से रिलेटेड डाटा भी चाहिए और ओशन से रिलेटेड भी, कि कहीं किसी तरह का जोन तो नहीं है वहां पे कि जहां सुनामी आ सकती है, टाइडल रेंज ज्यादा हो सकती है। बेसिकली ओशंस के आसपास जहां भी हम कंपनी फैक्ट्री लगाते हैं, हम देखते हैं कि भूकंप का जोन तो नहीं है, यहाँ पे फ्लड पानी वगैरह ज्यादा तो नहीं आ सकता है ना। कोई भी वेंचर्स जब कंपनी लगाता है, कोई एफडीआई आती है, तो कुछ सारी मार्केट का सर्वे करते हैं। ऐसे पानी का सर्वे भी करना पड़ेगा, कहीं इसके आसपास कुछ ऐसे आइलैंड्स ना हो, कोरल रीफ एकदम से ऊपर ना आ जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो ये बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिएगा। और यूरोप इज द लीडर इन ऑफशोर। यूरोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफशोर विंड एनर्जी को करता है। कंसंट्रेटेड हु पुट आउट द मनी ऑन ऑफशोर विंड प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी राइट नाउ बीइंग अ चीप एंड ऑनशोर विंड सेक्टर इटसेल्फ नॉट एज डेवलप्ड। ये सस्ता हो गया है वैसे, कि बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज जो हैं इस तरह का इंस्टॉलेशंस लगाती है। ठीक है, इंडिया चैलेंजिंग में है, इंडिया नहीं कर पा रहा है ऑफशोर ज़्यादा, लेकिन ट्राई हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी अच्छे से बदल रही हैं, बहुत सारा पैसा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे इंडिया लगा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली विंड मिल्स और सोलर प्लेट का हाइब्रिड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस एनर्जी, थर्मल भी और इलेक्ट्रिकल भी। क्लियर है? एक बार नोट करो इन पॉइंट्स को, एक बार नोट बनाओ जल्दी से। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको 2 एनर्जी कॉन्सेप्ट आपको करवाई आज। अब मैं बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आईएनडीसी की फुल फॉर्म क्या है। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आईएनडीसी की। क्लियर? क्वेश्चन आ सकता है कि सृष्टि, आपका जो सृष्टि प्रोग्राम था, सृष्टि और आपका सूर्य मित्र, ये किस तरह की, सूर्य मित्र और सृष्टि आपका किस तरह से पॉलिसीज हैं, वो किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से, जियोथर्मल एनर्जी से, बायोमास एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं एग्जाम में, और 4 ऑप्शंस में से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी में लीडिंग कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आपका यूरोप इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस इन्हीं पैराग्राफ में से, इन्हीं आप मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर जो मैं लिख रहा हूं, आपको आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, मिलेंगे। जरूर 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 आते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपसे क्वेश्चन कर लिया कि आपकी सोलर एनर्जी जो है 2 चीज़ों पे बेस्ड है, आपकी सोलर फोटोवोल्टेक पैनल पे और आपके जो यानी आपके सोलर पैनल्स हो गए आपके और फोटोवोल्टेक सेल हो गए। क्लियर? सोलर प्लेट और फोटोवोल्टेक सेल। आपके बहुत सारी चीजें हैं, आपका सोलर कुकर भी होता है, सोलर चिप्स भी हैं। तो बहुत सारी एनर्जी के तरीके हमने खोजे हुए हैं, तो एक एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में स्टूडेंट इतना ही। मैंने आज के सेशन में जो आपसे बात की है, आज के सेशन में हमने बेसिकली आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को कंप्लीट किया है, सोलर और विंड एनर्जी को कंप्लीट किया है। इसी तरह न्यूक्लियर और फॉरेस्ट एनर्जी है आपकी एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। आपकी एक और इंपॉर्टेंट एनर्जी हाइड्रो एनर्जी, जिसमें टरबाइन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
तो इस तरह के 2 सेशंस के अंदर पूरे एनर्जी सोर्सेज को कंप्लीट करेंगे हम। आपके एग्जाम रेलिवेंट करवा रहा हूं चीजें, तो हर एक नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए कि जो मैं यहाँ पे चीजें बोलता हूं कि ये नोट करो स्टूडेंट्स, उसे नोट किया करें। जितना आप रिवीजन अच्छी हो जाएगी अगर जितने अच्छे नोट्स होंगे आपके। और एक स्पेसियस बनाया करो, थोड़ा सा स्पेस दे दिया करो ताकि कोई भी चीजें करंट अफेयर्स उसमें ऐड करना हो, पॉलिसी नहीं आ गई उसको वहां पे ऐड कर लीजिए, तो ताकि अच्छे सुंदर नोट्स बन जाएं। वेल डिफाइंड नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, अपडेटेड नोट्स आपके बहुत जरूरी हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट गाइस, दिस इज अनिल। मैं फिर से आपका इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करूंगा। टू स्टे अबाउट अपडेटेड अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टा एंड यूट्यूब। सो थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। स्टे ट्यून्ड विद ज्ञानम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।